साहित्य निधि में सुनिए तेजेंद्र शर्मा की लिखी हुई कहानी दर बदर। तेजेंद्र शर्मा किसी एक विधा से जुड़े व्यक्ति का नाम नहीं है। वे कहानीकार, कवि, गज़लकार, मंच अभिनेता, निर्देशक, सिनेमा कलाकार, टीवी सीरियल लेखक, रेडियो पत्रकार, संपादक, मंच संचालक होने के साथ साथ कथा यूके संस्था के महासचिव भी हैं। हिंदी भाषा और साहित्य को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ले जाने का श्रेय हम सीधे सीधे तेजेंद्र शर्मा को दे सकते हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी दर बदर। यार, लगता नहीं पुनीता जी 80 की हो गई हैं। मैं तो खुद हैरान होता हूँ। चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं दिखाई देती है। और देखो किस तरह आज हर कोई उनके जन्मदिन पर खुश दिखाई दे रहा है। सबको कितने अपनेपन से मिल रही हैं। पुनीता जी को ये आवाज़ें छन छन कर सुनाई दे रही हैं। वैसे तो वो 60 की आयु से यही सुनती आ रही हैं। वो हमेशा भगवान शिव को धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने उसे ऐसा शरीर दिया है जो सभी को आसानी से उम्र के मामले में धोखा दे पाता है। हॉल में लंदन के तमाम क्षेत्रों से पुनीता जी के मित्र, चाहने वाले एकत्रित हुए थे। हॉल चर्च का था। दुआ बौद्ध भिक्षु पढ़ रहे थे, बधाइयाँ मुसलमान और ईसाई दे रहे थे। कुछ चेहरे चीनी होने का एहसास भी दिला रहे थे। हिंदू तो जाहिर है कि उनके आसपास होंगे ही। पिछले 35 वर्षों से उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनियाँ लंदन के महत्वपूर्ण स्थलों पर लगती रहती हैं। शायद इस कारण भी लंदन के कला और साहित्य क्षेत्र से भी काफ़ी लोग जुड़े थे। उनके अपने क्षेत्र का सांसद बैरी थॉमस भी मंच पर उनके साथ था। जब वो अपना अभिभाषण दे रहा था तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पुनीता जी की शान में कसीदे पढ़ रहा हो। पुनीता जी ने चारों ओर निगाह दौड़ाई तो अचानक जैसे उनका दिल उदास हो गया। इस पूरी भीड़ में उनकी जान पहचान के इतने सब लोगों के बीच परिवार के नाम पर केवल और केवल उनका इकलौता दोहता था, अंकित। फिर अपने उदासी के ख्याल को उन्होंने झटक दिया। ख्याल निकलते कहाँ हैं आसानी से। इस समय फिर आसपास फैला सन्नाटा ख्याल पैदा कर रहा है। अपने स्विस कॉटेज के 5 बेडरूम वाले घर में अकेली बैठी इसी ख्याल से तो जूझ रही हैं पुनीता जी। अंकित आज सुबह ही अपनी यूनिवर्सिटी से निकला है। सुबह जो कुछ भी हुआ उसे नाटक ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। अंकित विडंबनाओं का पुतला है। स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है उसमें, मगर साधनों की कमी से आत्मविश्वास डगमगाता भी रहता है। आजकल उसका पूरा व्यक्तित्व रहस्यमय सा होता जा रहा है। अपने मन की बात किसी से साझा नहीं करता, किसी पर सहज रूप से विश्वास नहीं कर पाता। उसकी माँ तुलिका पुनीता जी की बेटी है। जाहिर है एक चित्रकार की पुत्री का नाम तुलिका ही तो हो सकता है। देखने में तुलिका अपनी माँ की कृति ही लगती थी। अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी को देखकर पुनीता जी को तुलिका के अतिरिक्त कोई नाम ही नहीं सूझा था। तुलिका बचपन से ही तुनक मिजाज थी। गुस्सा उसकी नाक पर रखा रहता। बात बात पर बिगड़ना उसका स्वभाव था। एक बार कुछ ठान लिया तो जब तक जिद पूरी ना हो जाए वो मानती नहीं थी। उस समय सब कह देते थे, रहने दीजिए, बच्ची है, बच्चे तो जिद करते ही हैं। मगर अब तुलिका की जिद हालात को असहनीय बना देती है। अपने 90 वर्षीय पिता की मृत्यु के लिए माँ को जिम्मेदार ठहराने वाली तुलिका कुछ समझना नहीं चाहती। 2 बाईपास सर्जरी करवा चुके पिता की मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाई है वो अब तक। वैसे ये आरोप पुनीता जी पर भी लगाया जा सकता है कि वे तमाम उम्र तुलिका के गुस्से को न केवल सहती नहीं बल्कि एक हद तक उसे दिमागी तौर पर कमज़ोर भी मानती रहीं। तुलिका को शह मिलती रही और वो बिगड़ैल बनती गई। पुनीता जी ने अपने दामाद नवीन से एक बार बात भी की। फिर अपने आप से सवाल पूछा, भला मेरे दामाद को क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी बेटी मुझसे कैसा व्यवहार करती है। जब तक तुलिका नवीन की माँ से सही ढंग से बातचीत करती है वो तो खुश ही रहेगा। नवीन हमेशा मक्कारी वाली चाटुकारिता से काम लेता है। अम्मा जी, आप तो जानती हैं कि तुलिका कितनी गुस्से वाली है, किसी की सुनती कहाँ है, पूरे घर का माहौल ख़राब कर देती है। दिक्कत ये थी कि नवीन की बातों से चापलूसी की जितनी बू आती थी उतनी ही बू उसके मुँह से भी आती थी। पुनीता जी कितनी बार नवीन को समझा चुकी थी कि उसे डेंटिस्ट से इलाज करवाना चाहिए, मगर नवीन समझता ही नहीं। पुनीता जी ये सोचकर परेशान भी होती हैं कि उनकी पुत्री को इस इंसान के साथ जीने में कितनी घुटन महसूस होती होगी।
वो हमेशा तय करती हैं कि वे कभी आमने सामने नवीन से बात नहीं करेंगी। मगर इंसान अपने किए फैसलों पर अटल कब रह पाता है? अब तो लगता है पुनीता जी को विश्वास हो चला है कि वे ना तो तुलिका को बदल सकती हैं और ना ही नवीन को। दोनों तरह की बू स्वीकार करने में ही उनकी भलाई है। मगर आज के अकेलेपन से जूझते हुए पुनीता जी जैसे बार बार टूट रही हैं। उनके पति ने लंदन में रहकर शेयर मार्केट से बहुत कमाया, पॉश इलाके में महलनुमा घर खरीदा, मगर बीमारी ने उन्हें भीतर से तोड़ कर रख दिया। जब जवानी थी उस वक्त पुनीता जी को नौकरानी से ज़्यादा कुछ न समझा, मगर बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते उसी नौकरानी को उसकी पेंटिंग कला ने लंदन में हस्ती बना दिया। जब पति युवा था तो पत्नी और बच्चे उससे समय मांगते थे, उसके पास समय नहीं था। वो पैसे देकर सबका मुंह बंद करने का प्रयास करता था। पत्नी को जीवन भर पैसों से तौलता रहा। मैडम, ये जो पेंटिंग के रंग और कूचियाँ हैं ना, इनको भी आप मेरे पैसों से खरीदती हैं। कभी कोई ऐसा काम करिए जिससे कुछ पैसा घर आए। पुनीता जी को कभी समझ नहीं आया कि पैसे की घर में पहले से कमी है क्या। उनका पति क्यों चाहता है कि पुनीता जी भी पैसे कमाने वाली मशीन बन जाएं? यदि वे अलग कुछ करना चाहती हैं तो वो पति को इतना बुरा क्यों लगता है? सवाल शायद कमाने भर का नहीं था। पति को एक खतरा लग रहा था कि पुनीता में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व क्यों पल रहा है। क्यों पुनीता ये नहीं मानती कि वो अपने पति की बांदी मात्र है? क्यों वो पति का एहसान नहीं मानती कि वो उसके लिए कमाई करता है? वो उसी के बल पर वो ऐश का जीवन जी रही हैं। गुस्सा तो उसे इस बात पर भी आता है कि जब पेंटिंग बिकती है तो पुनीता उसके सामने वो पैसे लाकर क्यों नहीं रखती। जब पेंटिंग के सामान में पति का पैसा लगता है तो कमाई में उसका हिस्सा क्यों ना हो? या फिर शायद ये सिर्फ मेल ईगो का मामला था। उसका मेल ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि पुनीता जी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। पति का व्यवहार कुछ ऐसा था कि पुनीता जी को उसका नाम लेने में भी मुश्किल होती है। शायद इसलिए किसी को उसका नाम नहीं पता। लोग उसे पुनीता जी का पति कहकर ही बुलाते हैं। कभी कभी लोग पुनीता जी का सरनेम इस्तेमाल कर उन्हें मिस्टर सूद कह लेते हैं। पुनीता जी हंसती हैं। अरे, मैं पेंटिंग के लिए अपने मायके का सरनेम लिखती हूँ, सूद। शादी के बाद का सरनेम तो कपूर है, पुनीता कपूर। रिटायरमेंट के बाद पति महाशय ने निर्णय लिया कि वे वापस गुड़गांव जाकर रहेंगे। आजकल तो उसका नाम भी भला सा हो गया है, गुरुग्राम। पुनीता जी को हमेशा लगता था कि वे अब वापस भारत जाकर नहीं रह पाएंगी। लंदन का जीवन उन्हें रास आता था। फिर भला बुढ़ापे में कौन अपनी ज़मीन बदलना चाहेगा, जब पूरा जीवन लंदन में बिता दिया। यहीं रहकर कमाई की, यहीं पैसा जोड़ा, स्विस कॉटेज जैसे पॉश इलाके में घर बना लिया। फिर बुढ़ापे में अचानक गुरुग्राम जाकर क्यों रहें? मैडम, आपको तो कोई फिक्र है नहीं। अब इस मजदूर की कमाई सिर्फ पेंशन होगी। यहाँ लंदन में खर्च होंगे पाउंड। यहाँ का 1 पाउंड गुरुग्राम में बन जाएगा 100 रुपया। आराम से नौकर चाकर रखेंगे और चैन की बांसुरी बजाएंगे। पुनीता जी हैरान भी होती कि ये इंसान बांसुरी बजाने जैसी कोमल भावना वाला मुहावरा इस्तेमाल भी कैसे कर पाता है। पति ने एक नई चाल चली। घर के मालिकाना हक में पति पत्नी दोनों का नाम था, लेकिन पति ने रजिस्ट्री दफ्तर में लिखवा दिया कि उसके मरने के बाद उसका हिस्सा पत्नी को नहीं मिलना चाहिए। पुनीता जी को जब इस बारे में वकील की चिट्ठी मिली तो उन्होंने उसे पढ़ा और फाइल कर दिया। पति नाम की वस्तु हैरान होती रह गई कि इस औरत पर इतने बड़े आघात का भी कोई असर नहीं हुआ। पुनीता जी को कभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि घर पॉश इलाके में है या बड़ा है। पति ने तो गुड़गांव में भी जब फ्लैट खरीदा तो वहाँ की सबसे पॉश सोसाइटी गोल्फ एस्टेट में खरीदा। पुनीता जी पर हमेशा की तरह धौंस जमाते हुए बताया कि एयरपोर्ट से बस 25 मिनट की दूरी है। वहाँ हर तरह की सुविधा मौजूद है। चारों तरफ हरियाली और फ्लैट ऐसा है कि लगे जैसे जन्नत में रह रहे हैं। वैसे पुनीता जी में भी एक कमी तो थी कि वे कभी भी अपने पति को ये एहसास नहीं दिला पाईं कि वे अपने पति के प्रति कितनी एहसानमंद हैं। आखिर उनके पति ने उनके लिए जीवन की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी हैं। वैसे वे अपने पति की इस बात पर हंसती ज़रूर हैं कि गुरुग्राम वाला फ्लैट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बस 25 मिनट की ड्राइव पर है। वे सोचती हैं, क्या वे रोज़ कहीं फ़्लाइट पकड़ कर जाने वाली हैं? इंसान कभी कभार ही तो विमान सेवा का लाभ उठाता है। ये कोई बस, रेल या टैक्सी तो है नहीं जिसका बार बार इस्तेमाल करना पड़े।
फिर उनके पास तो कार भी होगी, ड्राइवर भी। कौन सी जगह कितनी दूर है, इससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। मगर उनके पति के दिमाग में तो ऐसी बातें आ जाती हैं जो पुनीता जी को बिल्कुल समझ नहीं आती, और पति महाशय के लिए वो बातें अहम हो जाती हैं। उसे हर बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक दिन उसने पुनीता जी के सामने दिल खोल ही दिया। मुझे हिंदुओं का लाश जलाने वाला रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं। एक इंसान अपने जीवन में इतना कुछ करता है, मरने के बाद उसका काम और शरीर दोनों राख हो जाते हैं। ईसाइयों या मुसलमानों में कब्र बनती है। कब्र पर इंसान की तारीफ में कितने कुतबे लगवाए जा सकते हैं। कब्र पर फूल मालाएं चढ़ाकर मरने वाले को जीवित होने का एहसास दिलाया जा सकता है। जब खाक ही हो गए तो याद कौन रखेगा। मरने के बाद भी जीने की कितनी चाहत है इस इंसान को। पुनीता जी इस मानसिकता को समझ नहीं पाती थीं। वे जीती थीं तो अपनी पेंटिंग्स के लिए, और अपनी पेंटिंग्स में ही जीवित महसूस करती थीं। कोविड काल उनके लिए भी दहशत भरा था। वे अकेली थीं, बेटी अपने परिवार के साथ और पति गुरुग्राम में। ऐसे ही एक दिन पति की मृत्यु का समाचार मिला था। तीसरा हार्ट अटैक हुआ था। बीमार शरीर कैसे सह पाता। अगर मरने से पहले फ़ोन पर ही वे बेटी के दिल में जहर भर गए थे, उसके दिमाग में बैठा दिया था कि उनकी मौत का कारण दिल की बीमारी नहीं, उसकी माँ का रवैया और घटिया चरित्र था। पुनीता जी पति की मृत्यु के बावजूद विमान से यात्रा नहीं कर पा रही थीं। कोरोना काल की पाबंदियों ने उन्हें वहां जाने से रोक रखा था। ऐसा नहीं था कि उन्हें पति की मृत्यु का दुख नहीं था, मगर हालात बहुत नाजुक थे। पति ने अपनी ज़िंदगी भर की नकारात्मकता को मरने से पहले खुलकर व्यक्त किया। गुरुग्राम वाला पॉश घर एक संस्था को दान कर दिया। अपनी वसीयत में लिख दिया कि लंदन वाले घर का आधा हिस्सा तुलिका को मिले। अपना पैसा भी तुलिका के नाम कर गए। तुलिका की अपनी माँ के प्रति नफरत में पिता का पैसा और वसीयत आग में घी का काम कर रहे थे। उसने माँ के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अब वो माँ से मिलती भी तो वकील की मार्फत। बातचीत पूरी तरह से बंद। माँ बेटी के रिश्ते में पुनीता जी के पति कुछ इस तरह की दरार पैदा कर गए थे कि पुनीता जी के लिए उसे भरना नामुमकिन था। दरार के उस पार रहना जैसे नियति बन गया था। वे सोचती कि कैसे उन्होंने तुलिका और उससे पहले आकाश को बड़ा किया। आकाश तुलिका से 4 साल बड़ा। आज आकाश विमान में बैठकर आकाश और सागर को चीरता अमेरिका में जा बैठा है। वहाँ एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली है। उसके पास रिश्तों जैसे बेहुदा इमोशनल फंडे के लिए समय नहीं है। उसे लंदन हमेशा से घटिया गांव जैसा लगता था। माँ बाप ने कैम्ब्रिज में पढ़ाया, मगर कैम्ब्रिज और लंदन उसे बांध नहीं पाए। वो मैनहट्टन की ऊंची बिल्डिंगों में अपना सुख खोज रहा था। जिस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उस दिन वो वहीं था, उसी भवन में। खुद इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मगर उसके दिल के बैंक में ना तो माँ के लिए कोई पैसे हैं ना भावनाएं। दोनों ही मामलों में उसका बैंक माँ के लिए एकदम सूखा है। जब कभी 9/11 की बात होती है तो हीरो बनकर आंखों देखा हाल सुनाने बैठ जाता है। उसने ना तो माँ से कभी उसका हाल पिता के जीते जी पूछा और ना ही पिता के मौत के बाद। पुनीता जी का अकेलापन अब उन्हें पागल करने की हद तक परेशान करने लगा है। बचपन से वो रात को अकेले रहने में डरती थीं। आज तो 5 बेडरूम का घर भुतहा हवेली सा लगने लगा है। नीचे एक दैत्याकार ड्राइंग रूम, किचन, लॉन्ड्री, गैराज और एक बेडरूम भी। ऊपर 4 बेडरूम और एक बड़ी सी लॉबी। दिल में एक दहशत महसूस होती रहती है कि अगर किसी कमरे में पहले से कोई आकर बैठ गया होगा तो वे रात को अकेली क्या करेंगी। रह रहकर अपने आप से एक ही सवाल पूछती कि आखिर मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई। आज उनके पास पैसा है, बड़ा सा घर है, बड़ी सी मर्सिडीज़ कार है, मगर शाम होते दिल में एक अजीब सा डर। इस अनहोनी के डर के कारण उनकी रात की भूख भी कम होती जा रही है। वे तो किसी को घर में मुफ्त में रखने को भी तैयार हैं, मगर कोई अच्छी पेइंग गेस्ट भी नहीं मिल रही है। घर में अलार्म सिस्टम भी लगवा लिया ताकि घर में कोई घुसने का प्रयास करे तो घंटी बजने लगे। जब से दिल ने दिल लगी करनी शुरू कर दी है, अपने गले में एक इमरजेंसी लॉकेट भी पहनने लगी हैं। जहां दिल ने आवारगी शुरू की, बस लॉकेट दबाया और एम्बुलेंस घर के दरवाजे पर होगी। लंदन में सर्दियों में दोपहर 3 बजे से अंधेरा होने लगता है। घर के बाहर घुप अंधेरे में कार पार्क करके उसमें से अकेले निकलना और फिर घर का दरवाज़ा खोलकर काले से डरावने घर में बत्ती जलाना क्या आसान काम है।
सड़क पर अगर साया भी रेंगता तो पुनीता जी को लगता कि वो उनकी ओर ही बढ़ रहा है। कई बार सोचती भी हैं कि रोशनी जैसे कोई पुण्य आत्मा है जो अंधेरे के डरावने भूत प्रेतों को केवल अपनी उपस्थिति से भगा देती है। समस्या ये कि रात का भोजन किसके साथ करें और सोएं कहाँ। अपना घर, अपना कमरा सब काटने को दौड़ते हैं। खिड़की के बाहर का अंधेरा कमरे के भीतर आकर डराने लगता है। पेंटिंग करना लगभग बंद सा हो रहा है। टेलीफोन की रिंग टोन भी डराती है। बार बार रिंग टोन बदलने का प्रयास करती, मगर समझती हैं कि मामला रिंग टोन का नहीं, परेशानी अकेलेपन की है। उनकी समस्या इतनी विकराल हो जाएगी वो स्वयं नहीं जानती थी। अच्छी भली एक नौकरानी लाई थी दिल्ली से। उसने एक साड़ी चुरा ली। आज सोचती हैं अगर उसे न डांटा होता तो आज वो तो साथ होती। दिमाग में डर बना रहता है कि रात का क्या होगा। आजकल अपनी दो सहेलियों की मोहताज सी हो गई हैं। दोनों का ही नाम भी एक है और सरनेम भी, निधि चावला। एक दिल्ली से है, दूसरी देहरादून से। दिल्ली वाली तो उनके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, तब से आज तक दोस्ती कायम है। इन दोनों उनकी ये सहेलियाँ किसी खजाने से कम नहीं हैं। देहरादून वाली निधि के यहाँ रात को भी नाश्ता वाला ही खाना बनता है, अंडा और पराठा। दिल्ली वाली की खासियत है खट्टी दाल और चावल। दोनों में होड़ लगी रहती है कि पुनीता जी आज किसके घर सोने आएंगी, मगर इतना स्नेह मिलने के बावजूद पुनीता जी को लगता है कि वे बंजारों की तरह दर बदर रहने को मजबूर हो गई हैं। सोचती भी हैं कि क्या इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता। देहरादून वाली थोड़ी अधिक मुंहफट है। पुन्नी, यार तू तो इतनी फिट दिखती है, अपने से 15-20 साल छोटा कोई चाहने वाला ढूंढ ले, तेरी सेवा भी करेगा और प्यार भी मिलेगा। मेरी एक सहेली है दिल्ली में, हिंदी की बड़ी राइटर है। उसका जो दोस्त है उससे काफ़ी छोटा है। दोनों दुनिया की कोई परवाह नहीं करते, इकट्ठे रहते हैं। तू भी पेंटर है, तुझे भी कोई चाहने वाला मिल ही जाएगा। पुनीता जी को समझ नहीं आया कि देहरादून वाली की बात केवल चढ़ाने के लिए है या फिर उसमें कोई गंभीरता है। इस उम्र में ऐसी बात सोची भी कैसे जा सकती है। उनका जीवन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। शाम होते ही किसी दूसरे के घर जाकर सोना कितना अजीब लगता है। दिल्ली वाली का तो घर भी छोटा है, उसके घर सोफे पर ही सोना पड़ता है। अपना किंग साइज डबल बेड छोड़कर सोफे पर सोना। पहली बार सोचा क्या ऐसे जीने का कोई औचित्य है। बेटे के पास समय नहीं है, बेटी केवल अदालत में मिलती है। अचानक सुबह तुलिका के बेटे अंकित का फ़ोन आया। नानी, मैं यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ, मुझे मम्मी डैडी के साथ नहीं रहना है, मुझे आपके घर रहना है, क्या मैं आ सकता हूँ? कब आ रहा है तू? मैं घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा हूँ, मेरी 15 दिन की छुट्टी है। मम्मी डैडी से क्या दिक्कत? अपना वाक्य बीच में ही छोड़कर पुनीता जी दरवाजे की ओर लपकीं। भगवान ने अपने दोहते के रूप में फरिश्ता भेजा था जो इस समय उनके अकेलेपन का सबसे मुफीद इलाज था। अंकित को सामने खड़ा देखकर पुनीता जी ने उसे गले से लगा लिया। अंकित कमरे में सामान ऐसे रखने लगा जैसे हमेशा से यहीं रहता आया हो। पुनीता सोच रही थी आखिर अंकित और तुलिका के बीच ऐसा क्या हो गया कि अंकित घर न जाकर ननिहाल में आ गया है। बेटा, तुम अपने घर क्यों नहीं गए? तुलिका परेशान हो रही होगी। नानी, आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ? अंकित अपने रवैये में पूरी तरह से अंग्रेज था, बोलता भी अंग्रेज़ों की तरह था। अपनी नानी से भी अंग्रेजी में ही बात करता। वो बात नहीं है बेटे, मगर कोई बात तो होगी। फिर तुम्हारी छोटी बहन मुनमुन भी तो तुम्हें मिस करती होगी ना। क्या पापा से कुछ कहा सुनी हो गई? नानी, पापा मुझ पर हाथ उठाते हैं। मैं अब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हम भारत में नहीं रह रहे जहाँ जब चाहे बाप अपने बच्चे को मार सकते हैं। उन्हें समझना होगा कि मेरे साथ ऐसे नहीं चलेगा। मम्मी तो आधी पागल हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि पल में क्या बोलती हैं और पल में क्या। एक पल को पुनीता जी को महसूस हुआ, चलो अच्छा है, तुलिका को उसके किए की सज़ा तो मिल गई। जिस तरह वो अपनी माँ को दुख दे रही है, ठीक उसी तरह उसका बेटा उसे सज़ा दे रहा है। स्वर्ग नरक सब यहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मगर फिर उसे झटका लगा। वे माँ हैं, भले ही वो कोर्ट कचहरी कर रही है, लेकिन है तो बेटी ही। क्या उसका दिल ऐसे ही नहीं रो रहा होगा जैसे खुद वे कष्ट में जी रही हैं? पुनीता जी तय नहीं कर पा रही थीं कि अंकित को समझाएं या चुप रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो उसे समझाने के चक्कर में उसे नाराज़ कर बैठें और वो घर छोड़कर चला जाए। उनके मन के भीतर का कलाकार स्थिति को समझने का प्रयास कर रहा था। कितना मुश्किल होता है कि आपके विरुद्ध जो षड्यंत्र रच रहा हो उसी के प्रति सहानुभूति रखना।
पुनीता जी के दिमाग ने तमाम ऊहापोह को बाहर का रास्ता दिखाया और अपने दोहते के साथ अपने जन्मदिन की तैयारियों में लग गईं। जन्मदिन हो गया, दोनों निधियाँ भी आईं। अब अंकित की छुट्टियां खत्म हो रही हैं। कल वो वापस अपनी यूनिवर्सिटी चला जाएगा। पुनीता जी के लिए एक बार फिर वही दरबदर वाली स्थिति आ जाएगी, कभी देहरादून वाली तो कभी दिल्ली वाली। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दर बदर।